नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर्स में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर होने वाला है और ऑलरेडी ये प्रश्न आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर्स का पहला नंबर सवाल, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, ये फटाफट से जवाब देने वाला सवाल है। वन लाइनर क्वेश्चन है। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं आपको बताना है। यानी फोर्स और समय अंतराल टाइम के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं आवेग। याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आवेग। और इस प्रकार के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर करने का प्रयास इस प्रश्न को न करें। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप्य के मार्ग का आकार होता है। सामान्यतः पृथ्वी है मान लीजिए, और कोई भी वस्तु को आप यहाँ से भेज रहे हैं, तो ये परवलय यहाँ पे क्या होगा, परवलयकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर है परवलयकार। याद रखिएगा, पर यहाँ पे परवलयकार, जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अत्यधिक ऊंचाई तक फेंके गए प्रक्षेप्य की मार्ग का आकार होता है। अधिक ऊंचाई पर अगर हम लोग फेंक दिए, मान लीजिए ये धरती है और अधिक ऊंचाई पर अगर फेंकेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्या? दीर्घवृत्ताकार। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी जनरल साइंस से प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला क्वेश्चन है। बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन की गुणनफल को कहते हैं। बल और बल की दिशा में, फोर्स और फोर्स की दिशा में हुए विस्थापन को हम लोग कहते हैं वर्क। क्या कहते हैं? वर्क, यानी कार्य कहते हैं। याद रखिएगा, कार्य बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। निषेचित, यहाँ पे क्या है, निषेचित अंडज को क्या कहा जाता है? निषेचित अंडज को याद रखिएगा युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट बोला जाता है। निषेचित अंडज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में संयोजन होता है और ये 2n बन जाता है। पहले तो एन एन रहता है, ये भी एन, जब संयोजन होता है तो 2n बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट यानी युग्मनज। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? युग्मक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? युग्मक। और इसको बोलते हैं युग्मनज। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मछलियों के संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो जो भी संकटग्रस्त प्रजाति है उसको हम लोग सबसे पहले किसमें रखते हैं? तो रेड डाटा बुक में रखते हैं। किसमें? रेड डाटा बुक में, जो कि विलुप्त हो रहे हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर है, वैसे सभी वस्तुओं को, जीव जंतु जानवरों को रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। तो मछलियों के संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? स्नेल डाइटर। स्नेल डाइटर याद रखिएगा, ये संकटग्रस्त प्रजाति है, ये बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। खजूर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, यानी क्या होता है? खजूर का खाने योग्य जो भाग होता है वो फलभीति होता है। फलभीति याद रखिएगा, खजूर के खाने योग्य भाग है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है? तो ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? याद रखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का क्या करता है? आदान प्रदान प्रवाह करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने, यानी लाने का कार्य, और ले जाने वाला वाहक कहलाता है हीमोग्लोबिन। और इसी के कारण क्या होता है? यहाँ पे रक्त जो है लाल दिखता है। सबसे अच्छा ऊन किस जाति के भेड़ से प्राप्त होता है? तो जाति के कौन ऐसा जाति है भेड़ का जिससे ऊन अच्छा प्राप्त होता है? तो ये क्या होगा? मेरिनो जाति। मेरिनो जाति याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मेरिनो जाति। इससे क्या होता है? सबसे अच्छा ऊन, याद रखिएगा, प्राप्त होता है। मछलियों में अंडाणु, सवाल है कि सर मछलियों में अंडाणु एवं शुक्राणु जनन करने वाला अंग होता है या क्या है? मछलियों में अंडाणु, ठीक है, और शुक्राणु जनन करने वाला अंग क्या है? तो रो है। रो मछली क्या करता है? ये शुक्राणु क्या करता है? जनन करता है। पेड़ पौधे में क्लोरोसिस, ध्यान देंगे, काफी जटिल क्वेश्चंस होने वाला है। वन लाइनर क्वेश्चन से टाइम वेस्ट आपका कम हो रहा है और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे में क्या है? पेड़ पौधे में क्लोरीन नामक रोग पत्तियों का पीलापन किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो पत्तियों का पीलापन जो है ये मैग्नीशियम के कारण होता है। किसके कारण? मैग्नीशियम के कारण। आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई प्रश्न है, मैग्नीशियम।
अनिश्चितता का सिद्धांत, सवाल जो है कि सर अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये हाइजेनबर्ग्स ने किया था। किसने? हाइजेनबर्ग ने, जो कि आपके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये हाइजेनबर्ग, याद रखिएगा। ये अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ने किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की तरंग यहाँ पे तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने की थी या दी थी? बताना है तो ये डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने दी थी। अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, साथियों, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। और शुद्ध जल की मोलारता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की जो मोलारता होती है वो 55.5 या 55.6 कह सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों में से कोई हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो रासायनिक केमिकल दृष्टि से अगर हीरा को देखें तो ये क्या है? शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है, याद रखिएगा। सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है? तो सीमेंट का जो जमना है ये उष्मालेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्मालेपी अभिक्रिया। सीमेंट का जमना उष्मालेपी अभिक्रिया है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो पहला जो है कृत्रिम रूप से संश्लेषित, याद रखना है, कृत्रिम रूप से संश्लेषित है कार्बनिक यौगिक, ये है यूरिया। यूरिया, याद रखिएगा, ये कृत्रिम रूप से संश्लेषित क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में, साथियों, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को बनाने के लिए हम लोग हैबर विधि से लोहे का चूर्ण यूज करते हैं। क्या करते हैं? लोहे का चूर्ण का यूज हम लोग करते हैं, याद रखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल, साथियों, ये कितने प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल जो है दो तरह के होते हैं। पहला डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगला है कि कांच एक प्रोटोजोआ जंतु है। कांच जो है एक प्रोटोजोआ जंतु है, फिर भी इसे क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कौच, कौच होगा, यहाँ पे क्या होगा? कौच होगा, याद रखिएगा। कौच एक प्रोटोजोआ जंतु है, फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें युग्लुना की तरह रहता है, याद रखिएगा। अगला है कि पर्वत क्रांति, शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? शैल पर्वत क्रांति जो है ये मीजोजोइक काल को कहा जाता है, याद रखिएगा। मेंडल ने वंशागति संबंधित कितने नियम प्रतिपादित किए? तो ग्रेगर और मेंडल ने 3 नियम जो है वंशागति के दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी जो है भ्रूण विज्ञान का विकास है। भ्रूण विकास का विज्ञान कह सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो संपर्क विधि के द्वारा। याद रखिएगा, संपर्क विधि के द्वारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों, आपके स्क्रीन के सामने है कि तत्व कोक पर वायु को प्रभावित करने पर क्या बनता है? तो ये प्रोड्यूसर गैस बनता है, आप इसे याद रखेंगे। हाइड्रोजन, साथियों, क्या सवाल है? ध्यान देंगे कि हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण जल गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? जल गैस। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? तो ये जो है केरोसिन में रखा जाता है। अल्कली मेटल को जो है सामान्यतः केरोसिन के तेल में डाला जाता है। अमोनिया गैस को सूक्ष्म करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को सूक्ष्म करने के लिए काली चूना का यूज हम लोग करते हैं, याद रखेंगे। जिस धातु पर चोट मारते ही चूर चूर हो जाता हो, जिस धातु पर चोट मारते ही क्या हो जाता हो? चूर चूर हो जाता हो, वो कौन है? तो वो बिस्मथ है। बिस्मथ, याद रखिएगा, इस पर अगर हम चोट मारे तो चूर चूर हो जाएगा। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो साथियों, हड्डियों में जो फास्फोरस है ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ का व्यापारिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ का जो व्यापारिक नाम है वो लिथार्ज है। क्या है? लिथार्ज। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है
ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। कहाँ पे? कोलाबा महाराष्ट्र में। विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत लेपन की जो क्रिया है ये विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गैसीय गति के नियम के अनुसार जो है गैस की गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। क्या? टेम्परेचर्स पर निर्भर करती है, याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या है? तो पृथ्वी पर सबसे पहला जो ऑर्गेनिक यौगिक है वो मीथेन है। मीथेन जो है साथियों पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श यानी आइडियल गैस के जो आंतरिक ऊर्जा है ये ताप पर निर्भर करता है। और ये भी आपके ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है। याद रखिएगा पीवाईक्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके लिए वीवीआई माने जाते हैं और फिर से रिपीट होने की संभावना रहती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है ये कार्बन का 12 होता है, याद रखिएगा। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? तो सीसा होता है। ब्यूटी पार्लरों में बालों के विशिष्ट आकार के सेट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है गंधक का यूज किया जाता है। शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? तो ये मेरिसिल पामिटेट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साथियों कोलराइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव इसको बोलते हैं। कोलराइडी विलयन के प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त कार्य कौन करता है? ये प्लेटिनियम करता है। ठोस पदार्थ की विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो बढ़ती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलय को विलायक में घोलने पर, ये विलय है और इसको हम विलायक में घोले तो उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। सार्वत्रिक विलायक किसको कहते हैं? साथियों सार्वत्रिक जो विलायक होता है उसको हम जल को कहते हैं। जल जो है ये सार्वत्रिक विलायक है, अपने अंदर सभी पदार्थ को घुलाने का क्षमता रखता है। सूक्ष्म चूने पर क्लोरीन प्रभावित करने पर क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्लूकोज का यूज जो है रजत दर्पण बनाने में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो है स्टार्च। सर क्या है? स्टार्च है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का यानी कह सकते हैं HCl भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं। अगला है कि सर सफेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। ZnO का यूज जो है सफेद पेंट बनाने में किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? अगर कीड़ा से बचाना है तो जिंक क्लोराइड ZnCl का यूज जो है हम लोग लेप कर सकते हैं कीड़ों से बचाने के लिए। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? उसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स यानी अपरूपता। आइसोमियर भी उसको इंग्लिश में कह सकते हैं। परमाणु भट्टियों को भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है परमाणु भट्टियों में भारी जल यानी D2O का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैकेलाइट किसका अयस्क है? तो ये तांबा का है। कवक में क्या नहीं पाया जाता? तो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते कवक में। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करता है? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और दलपुंज जो बिखरे होते हैं इस प्रकार से ये आकर्षण का कार्य करता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि फूलों के किस भाग से दल का विकास होता है? तो ये अंडाशय से होता है। तो उम्मीद है कि ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम के लिए थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ऑलरेडी सभी प्रश्न पूछे जा चुके थे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर्स आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में और आपको ये वन लाइनर क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।